शुरू किया जाए बेटा। क्या चर्चा हो रही थी, टॉपिक बताएं। आ, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति का कारण, और इसमें हम लोगों ने कई लिस्ट बनाया था। तो उसमें एक नाम है आपका पृथ्वी की दैनिक गति। क्लियर है? क्या क्या है बेटा, एक बार पढ़ के सुनाइए। पृथ्वी की दैनिक गति है, अस्थाई पवन है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करिए। पहला हेडिंग बना लिया है बेटा? लिखें, पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति इधर से किधर बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी की दैनिक गति किधर से किधर बेटा? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तथा सर्वाधिक गति की अनुभूति विषुवत रेखा पर होती है। लिखें, जल अपने गुण के कारण, जो उसका कैरेक्टर है, गुण है, जल अपने गुण के कारण उतनी तेजी से नहीं घूम पाता। जल अपने गुण के कारण उतनी तेजी से नहीं घूम पाता जितनी तेजी से क्या बेटा? स्थल भाग, जितनी तेजी से स्थल भाग। ठीक है बेटा? इसलिए विषुवत रेखा के दोनों ओर, विषुवत रेखा माना इक्वेटर, इसलिए विषुवत रेखा की दोनों ओर सागर का जल स्थलों की तुलना में, ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव वर्ड है, सागर का जल स्थलों की तुलना में पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। स्थलों की तुलना में पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है? तो कल मैंने एक उदाहरण बताया था, आज फिर से सुन लें। दोनों पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, पानी भी घूम रहा है, स्थल भी घूम रहा है। बस दिक्कत ये हो रही है कि स्थल उतना तेज साथ नहीं निभा पा रहा है जितना तेज स्थल घूम रहा है। तो स्थल पे खड़े होके महसूस करेंगे तो लगेगा कि पानी पीछे जा रहा है, जबकि पानी पीछे नहीं जा रहा है। मैंने उदाहरण बताया था ना कि एक, हाँ, बाइक वाला बहुत सुंदर उदाहरण है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और उसके ठीक बगल में एक आदमी 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हो। क्लियर है? तो आगे वाली बाइक की तुलना में पीछे वाली बाइक दूर जाती हुई प्रतीत होगी, जबकि वो दूर नहीं जा रही है, वह भी उसी ओर जा रही है, लेकिन क्योंकि वो तेज जा रही है इसलिए उस बाइक की तुलना में यह बाइक हमेशा पीछे छूटता हुआ हर घंटे में 20 किलोमीटर पीछे छूटेगी। क्लियर है बेटा? तो ऐसा नहीं है कि पानी पीछे जा रहा है, पानी पीछे नहीं जा रहा है, स्थल तेज आगे जा रहा है। तो स्थल पे खड़े होके अगर आप देखेंगे तो आपको पानी पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसलिए हर महासागर में सिर्फ एक को छोड़ के, और वो महासागर है हिंद महासागर। ठीक है बेटा? तो डायग्राम से देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये पूरी पृथ्वी है ना बेटा, ये विषुवत रेखा है। अब इसमें स्थल भी है, सागर भी है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर हिंद महासागर, इधर इधर प्रशांत महासागर है ना बेटा। इसमें एक बड़ी मजेदार बात देखने को मिलती है कि हर सागर में
इस जगह पे एक समुद्री धारा आपको नजर आएगी हर जगह। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, ठीक विषुवत रेखा पर नहीं, विषुवत रेखा से थोड़ा उत्तर की ओर। और आपको इधर भी एक समुद्री धारा दिखेगी। किधर बेटा? विषुवत रेखा से थोड़ा दक्षिण की ओर। मैंने बताया था कि सिर्फ यह जो स्थिति है ये हिंद महासागर में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? देख लो, ये विषुवत रेखा है, ये हिंद महासागर है। विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ हिंद महासागर में इतना स्पेस ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं बचती कि उसकी अनुभूति हो जाए। क्लियर है बेटा? बाकी हर सागरों में ये ठीक ठाक नजर आती है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? उत्तरी विषुवतीय धारा। हर सागर में आपको दिखेगी। क्लियर है? बस एक को छोड़ के, उसको बेटा हिंद महासागर। और क्यों ऐसा है? वो आंख से दिख रहा है, एकदम स्थलों से घिरा हुआ इलाका है, तो वहां इसका इम्पैक्ट ठीक से नहीं हो पाता। क्लियर है बेटा? और इधर विषुवतीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? अब सागर जितना विशाल होगा, जल का परिमाण जितना अधिक होगा, इंपैक्ट उतना ही बढ़िया आपको दिखेगा। उसमें होता यह है कि अब जैसे देखो, अगर हम इसे सेक्शन बांट लें तो ये आपका पैसिफिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया, ये हिंद हो गया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इलाका हिंद महासागर का नीचे की ओर है ना बेटा। अब इसमें गड़बड़ी क्या हो जाती है कि अटलांटिक महासागर के इस किनारे, कौन सा किनारा? पश्चिमी, पश्चिमी किनारा, क्योंकि वो पूरब से पश्चिम की ओर मामला चल रहा है, धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, लेकिन पानी आता हुआ दिख रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। आ नहीं रहा है भैया, जा रहा है वह भी। स्थलों पे खड़े होके महसूस होता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। आप आगे जा रहे हो ना, तो आगे वाली बाइक को, पीछे वाली बाइक उसका उल्टा जाती हुई प्रतीत हो, उल्टा उल्टा जा नहीं रही है, वो भी आ रही है, लेकिन दूरी लगेगी कि वो पीछे जा रहा है आपके सापेक्ष। वो पीछे कहाँ जा रहा है भाई? वो भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, स्थल भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। क्योंकि वो धीमे घूम रहा है, इसलिए स्थलों से देखने में लगता है कि पानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा, और जा भी रहा होता है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। तो यहां जल की ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है, लेवल ऑफ डिफरेंस बहुत हो जाता है। आंकड़े लोगों ने लिया है, लेकिन यह है कि ये कोई बड़ा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि डिफरेंस होता है। कुछ लोगों का तो कहना है अटलांटिक महासागर में जो ये डिफरेंस होता है, देख लो, पूरब और पश्चिम के तट के बीच में वाटर का डिफरेंस लगभग 150 मीटर का, 150 फीट नहीं, 150 मीटर का वाटर डिफरेंस हो जाता है। और पैसिफिक ओशियन में कहा जाता है कि ये डिफरेंस लगभग 300 मीटर का हो जाता है, लगभग आधा किलोमीटर पानी ऐसे हो जाता है। पानी टिकेगा वैसे? पानी को टेढ़ा करके रोक सकते हो आप? ये संभव नहीं। अब पानी अपने लेवल को मेंटेन तो हर हाल में करेगा, क्योंकि पानी अपने लेवल के लिए जाना ही जाता है। वाटर लेवल से तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है, क्योंकि सबसे भरोसेमंद क्या है हम लोगों का? वाटर लेवल ही है। लेवल को मेंटेन, देखते हैं ना वो राजगीर जो होते हैं ना, वो भले ही कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन एक तो प्लास्टिक की पाइप लेके जरूर चलते हैं, पतली सी। उसे क्या चेक करते हैं? वाटर लेवल। और वाटर लेवल नहीं चेक करते, वो फर्श का लेवल चेक कर लेते हैं, क्योंकि पानी अपना गुण छोड़ेगा थोड़ी, वो अपने लेवल को हर हाल में मेंटेन करेगा। कभी कभी हम लोगों को वो सब देखने में समझ में नहीं आता कि तो गलत लग रहा है, वो कभी गलत नहीं होता। अगर वो लेवल बता रहा है तो वो लेवल फर्श का उतना ही है जहां जैसा दिखा रहा है। क्लियर है बेटा?
तो पानी अपने असमान तल पे नहीं होगा बेटा, वो अपने लेवल को मेंटेन करेगा। अब कहाँ मेंटेन करेगा? ठीक विषुवत रेखा पे गति तो थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसकी और इसकी तुलना में ठीक विषुवत रेखा पे स्पीड ज्यादा होगी। पानी यहीं इकट्ठा हुआ, बोल नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है वो विषुवत रेखा से, लेकिन ठीक विषुवत रेखा से वापस जाता है। यानी पूरा जो मामला बनता है, जैसे मान लो ये अस्थल है और ये विषुवत रेखा है, तो पानी इधर से आया, पानी इधर से आया, बोल नहीं रहे बेटा, और पानी यहीं से वापस लौटा। कहां? ठीक विषुवत रेखा से। इसीलिए इसे विषुवती धारा कहा जाता है, इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। उत्तरी विषुवती धारा, दक्षिणी विषुवती धारा, और इसे विषुवतीय प्रतिधारा कहा जाता है। प्रतिधारा माने उसकी उलट चलने लगती है। तो पूरा जो पानी का असमान लेवल है वो मेंटेन होने की कोशिश करने लगता है। क्लियर है बेटा? लिखें, अटलांटिक महासागर में, सॉरी अभी नहीं बेटा, अभी एक लाइन और लिख लो। इसके कारण ठीक विषुवत रेखा पर, इसके कारण ठीक विषुवत रेखा पर महासागरों के पूर्वी और पश्चिमी तटों के महासागरों के किधर बेटा? पूर्वी और पश्चिमी तटों के जल के तल में अंतर आता है, डिफरेंस आता है। जल के तल में क्या आता है बेटा? डिफरेंस आता है, अंतर आता है। क्लियर है? लिखें, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में पश्चिमी तटों पर पूर्वी तटों की तुलना में एक 150 मीटर तल का अंतर आता है। 150 मीटर तल का लेवल का डिफरेंस आता है। तो थोड़ा आंख से महसूस करिए, इधर देखिए, थोड़ा मैप सामने लाने दो। खराब तो हो गया है लेकिन काम चलाना ही पड़ेगा। ये आपका है बेटा अटलांटिक ओशियन। तो आप देखोगे कि इस तरफ जो पानी की ऊंचाई है वो ज्यादा हो जाती है और इस तरफ पानी की ऊंचाई कम हो जाती है। क्लियर है बेटा? और ये जो डिफरेंस आता है लेवल का, वो लगभग 150 मीटर का डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है बेटा? एकदम लिखा पड़ेगा। अब ये होता क्या है कि तीन धाराएं यहां पैदा हो जाती है। विषुवत रेखा के आसपास तीन समुद्री धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। किस कारण बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, जिसको कहते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, और ठीक विषुवत रेखा पर विषुवतीय प्रतिधारा। लिखें, इन्हीं कारणों से विषुवत रेखा के पास तीन समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। दिशा दिमाग में रखना है बेटा। तीन, मैं दिशा भी लिखाता भी हूं आपको, घबराइएगा मत। तीन समुद्री धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। पहला, उत्तरी विषुवतीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। उत्तरीय विषुवतीय धारा, डायरेक्शन बोलो बेटा। आप अंड ही बंड बोलते रहते हैं बेटा, सोच के बोला करो। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। दिशा उषा कंफ्यूजन नहीं ना है बेटा। दूसरा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट।
किधर से किधर? ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर। तीसरा, विश्वतीय प्रतिधारा, यह साथ निभाता है थोड़ा। विश्वतीय प्रतिधारा, एंटी करंट कहते हैं, इक्वेटोरियल एंटी करंट। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व। क्लियर है बेटा? एक कमेंट लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, उत्तरी विश्वतीय धारा हिंद महासागर में नहीं उत्पन्न होती। माने ये जो उत्तरी विश्वतीय धारा है ना बेटा हिंद महासागर में, ये यहां नहीं दिख पाती। खाली लिखने पे जुटे हो भैया जी, ठीक है, लिख ही लो। ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा। तीन बड़े महासागर तो यहां दिख ही रहे हैं। अटलांटिक महासागर में तीनों धाराएं दिखती हैं, प्रशांत महासागर में तीनों धाराएं दिखती हैं, हिंद महासागर में उत्तर वाली नहीं दिखती, क्योंकि लगभग लगभग पेनिनसुला को टच करता। अरे 4 डिग्री तो हम लोग है ही ऑलरेडी। भारत का जो दक्षिणी है मुख्य भूमि का, वो 4 डिग्री तक तो है ही है। अरे भाई, सब मिला जुला के अगर देखोगे ना, एकदम विषुवत रेखा को छू रहे हैं अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह सब लोग तो। 8 4 से 37 6 है, 6 भी नहीं है, 8 है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री से 37 तक है, और नीचे चला आता। अगर अंडमान, वो पूरा पेनिनसुला है बेटा, ये तो हम मनुष्यों ने बांट दिया है ना। आपके बांटने से क्या होगा? भौगोलिक प्रभाव तो होगा ही होगा ना। तो एकदम विषुवत रेखा को छू रहा होता। अब विषुवत रेखा को छू रहा होता तो यहाँ कहाँ धारा चलेगी भैया? इस इलाके में आप देख लो ना, सारे स्थलों से ढका हुआ इलाका है। तो इधर स्थलों ने घेर लिया, इधर स्थलों ने घेर लिया, पेनिनसुला बीच में निकल गया। तो उत्तरी विषुवतीय धारा यहाँ पूर्ण रूप से इंपैक्ट नहीं छोड़ पाती। हाँ, प्रतिधारा दिखती है, और दक्षिणी विषुवतीय धारा यहाँ पे दिखाई देती है। क्लियर है बेटा? बाकी तीनों धाराएं हर महासागर में दिखती है। क्लियर है? तो मैंने बोला कि अटलांटिक महासागर में ये डिफरेंस लगभग 150 मीटर का होता है, और प्रशांत महासागर में ये डिफरेंस लगभग उसका दूना हो जाता है, 300 मीटर का। यानी प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर पानी की ऊंचाई 300 मीटर अधिक हो जाती है, पूर्व की ओर 300 मीटर कम। अब आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट कौन सा है? अरे इधर ही तो मैप ही टंगा है। एक ये तट है, एक वो तट है। तो प्रशांत महासागर का पूर्वी तट कौन है, पश्चिमी तट कौन है? बस ये बता देना। श्योर बेटा? पीछे ये वाला पश्चिमी। अच्छा, वेरी गुड। ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट। इधर पानी बढ़ जाता है बहुत। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? इधर आती है उत्तरी विषुवतीय धारा और इधर आती है दक्षिणी विषुवतीय धारा। इस तरफ आती है, इधर से चलते हुए, पीछे पीछे घूमते हुए, है ना। धरती फ्लैट नहीं है ना बेटा, मैप में फ्लैट दिखाया गया है आपको। वो इलाका यही इलाका है, देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो यही है। ऐसे फोल्ड करोगे तो वहीं जाके मिलेगा। लेकिन अटलांटिक, सॉरी, प्रशांत महासागर में जल के तल का अंतर लगभग 300 मीटर हो जाता है। ये सब बड़ा मजेदार है बेटा, और एकदम साइंटिफिक है, कहीं कुछ याद वाद करने वाली स्थिति है नहीं। तो हलचल तो शुरू कर दिया किसी ने, सागर में गतिशीलता उत्पन्न करा दिया किसी ने। अब तो हर तरफ दोलन होगा, हर तरफ उसको मैनेज करने की कोशिश होगी। दूसरा क्या लिखा है आपने? हाँ,
अस्थाई पवन जो चलते हैं उसमें आपने बहुत पहले ही लिखा है कि सागर के तल पे चलने वाले अस्थाई पवनों के कारण सागर के सतह का जल गतिशील हो जाता, चलायमान होता है। किस दिशा में? जिस दिशा में पवन जा रहा है वो थोड़ा सा उसको घसीटता है ना बेटा, सपोर्ट करता है। बोल नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि उत्तरी विशुद्धि धारा और दक्षिणी विशुद्धि धारा के लिए अस्थाई पवन की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है? ध्यान से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या आपको ये नहीं लगता कि उत्तरी विशुद्धि धारा और दक्षिणी विशुद्धि धारा के लिए पृथ्वी की दैनिक गति तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पूर्वा पवन की भी जिम्मेदारी कम नहीं है? बोल नहीं रहे। वो भी तो पानी को ढकेल रहा है पीछे की ओर, पूरब से किधर? पश्चिम की ओर। और एक बात सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, यहां पे आप देखते हो सॉरी, यहां पे एक ठंडी समुद्री धारा, बोले बेटा, जिसका नाम क्या है? कैनेरी की धारा, ठंडी धारा है। ये कहां से आ गई? ये तो इक्वेटोरियल रीजन दिख रहा है। जोर से बोलिए। कौन घूम जाता? अच्छा एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लो, आगे वो आएगा। विषुवत रेखा के इर्द गिर्द जो भी समुद्री धारा होगी वो गर्म होगी। क्यों होगी? मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। विषुवत रेखा के आसपास सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है, पानी को भी मिलेगा, तो विषुवत रेखा के आसपास जितनी समुद्री धारा होगी वो गर्म होगी, और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जितनी समुद्री धारा होगी वो ठंडी होगी। यूनिवर्सल ट्रुथ है। अरे इधर कोई ठंडी धारा गर्म होगी? ठंडी ही होगी। और इधर विषुवत रेखा के इर्द गिर्द जो समुद्री धारा होगी वो ठंडी काहे होगी भैया? वो गर्म होगी। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि कैनेरी की धारा ठंडी है। अरे कोई सापेक्षिक क्या है, लेकिन ठंडी धारा वहां कहां से आ गई? कहां से उत्पन्न हो गई? वहां का पानी नहीं गर्म होता? अरे वहां का भी पानी गर्म हो रहा होगा ना, लेकिन कैनेरी की धारा ठंडी है। और यहां बेंगुला की धारा, ये भी ठंडी है। बेंगुला की धारा और कैनेरी की धारा सब ठंडी धारा है। अब ये क्यों है? नहीं होना चाहिए वहां पे। और बड़ी मजेदार बात है, ये भी आप स्केच में दूंगा मंडे को, इधर भी गर्म धारा है, इधर भी गर्म धारा है, इधर भी गर्म धारा है। ये कहां से पैदा हो गई बीच में? कहीं से तो आई होगी ना, कहीं से नहीं आती, कहीं से नहीं आती, आती ही नहीं है। इसकी भी करामात पूर्वा पवन का ही है। वो करती क्या है कि ऊपर के सागर के गर्म पानी को खींच ले जाती। किधर? पश्चिम की ओर। तो इधर से और इधर से पानी खींचती है इस तरफ, ऊपर के गर्म जल को खींच के उधर लेके चली जाती है, और नीचे का ठंडा पानी सरफेस पे दिखाई देने लगता है। वो धारा कहीं नहीं आती वाकई, उसका रास्ता ही नहीं। घर पे मैप देखिएगा जाके, अचानक वहां दिखती है, जबकि इसके दोनों तरफ गर्म धारा है। ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से अगर कोई समुद्री धारा आ रही होगी तो उसका ट्रैक दिखेगा कि आ रही है, वो ठंडी है। हर जगह दिखती है, यही नहीं दिखती, अचानक प्रकट हो जाती है धरातल पे। और प्रकट नहीं होती, सागर के नीचे का पानी ठंडा होता है, सरफेस का पानी सूर्यताप के कारण गर्म होता है, उस पानी को खींच लिया जाता है। जब वो पानी खींच लिया जाएगा तो डेफिनेटली नीचे का जो ठंडा पानी है वो सरफेस पे प्रकट हो जाएगा, और जब वो सरफेस पे प्रकट हो जाता है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम होगा। क्लियर है बेटा? लिख लें। अब दूसरा वाला बेटा, अस्थाई पवनों के प्रभाव में, अस्थाई पवनों के प्रभाव में सागर के सतह का जल
पवन के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है बेटा, यही कारण है कि अफ्रीका के पश्चिमी तटों के पास गर्म क्षेत्रों में ठंडी समुद्री धारा का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सतह के गर्म जल को पछुआ पवन पूर्वा पवन, वाणिज्य पवन, महासागरों के पश्चिमी तटों की ओर लेके चली जाते हैं। लिखिए मत बेटा, महसूस करिए, फील करिए क्या कहा जा रहा है। महासागरों के किधर बेटा? पश्चिमी तटों की ओर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जो महासागर का पूर्वी तट होगा वो स्थल का पश्चिमी तट होगा, जो महासागर का पश्चिमी तट होगा वो स्थल का पूर्वी तट होगा। समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला? अफ्रीका के पश्चिमी तट। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट का मतलब महासागरों के पूर्वी तट से पानी किधर चला जा रहा है? सागरों के पश्चिमी तट, यानी जो कंसर्निंग जो लैंड एरिया होगा उसका पूर्वी तट। देख लो, ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है, अटलांटिक महासागर का ये पूर्वी तट है, ये अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट है, स्थलों का ये पूर्वी तट है। समझ पा रहे हैं? तो जिस भी भाषा में बोला जाएगा भाषा को समझना। अगर कहा जाए कि सागर का जल स्थलों के पश्चिमी तटों से स्थलों के पूर्वी तटों की ओर जाता है तो बात सही है। अगर ये कहा जाए कि सागरों के पूर्वी तटों से सागरों के पश्चिमी तटों की ओर जाता है, ये भी सही है। ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है और ये अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट है। ये अमेरिका का पूर्वी तट है, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट। क्लियर है? क्योंकि यहां खड़े होके आपको नजर आएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। क्लियर है भैया? कुछ असमंजस दिख रहा है? चेहरे पे तो 12 बज रहे हैं। अगर असमंजस है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? जब स्थल का पूर्वी तट कहा जाए इसका मतलब है सागर का पश्चिमी तट। क्लियर है? तो दिख भी रहा है आंख से, कोई ऐसा नहीं है। क्लियर है बेटा? लिखें, अस्थायी पवनों के कारण ही अस्थायी पवनों के कारण ही गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल कौन सा अस्थायी पवन है यहाँ पे? नहीं, हर जगह पूर्वा ही थोड़ा ही होगा, अब पछुआ है। अस्थायी पवन के कारण गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में स्कैंडिनेवियन नाम सुना है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सबको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। क्यों?
तो काहे नॉर्वे का पश्चिमी तट ही जा रहे हैं सब। अरे मेरे भाई, गलत सूचना मिल गई आपको, वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक कर लीजिए इसको अभी। एक्चुअल में स्कैंडिनेवियन भाषा है, लैंग्वेज है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, हर जगह इस भाषा का प्रभाव है। सबको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, सबको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। एक बार फिशर्स ने यही पूछा, निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियन राष्ट्र नहीं है? पेपर जाके देख लीजिएगा 4-6 साल का। नॉर्वे थोड़ा ही है खाली, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। लैटिन अमेरिका, नाम सुना है कि लैटिन अमेरिकी राष्ट्र हैं? नाम सुना है लैटिन अमेरिका? अमेरिका के नीचे कौन है? दोनों तो अमेरिका ही है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका तो कुछ है ही नहीं है। सब गलत सलत दिमाग में मत बैठाइए। परेशानी खाली यह है कि कहीं सुन के अपने हिसाब से डायग्राम क्रिएट कर लिए, तो आपके हिसाब से डायग्राम नहीं होगा, जो हकीकत है वो होगा। उत्तरी अमेरिका में एक देश है मैक्सिको, ठीक है? अरे अमेरिका कौन सापेक्ष है जो उसी की तुलना में बोलेंगे सब कुछ। यहां मैक्सिको है, ये मध्य अमेरिका है, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है। तो मैक्सिको से लेके पूरे दक्षिण अमेरिका तक सारे देशों को लैटिन अमेरिकी राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है भैया जी, गूगल से पूछ लीजिएगा, कल परसों फिर हम मिलेंगे। तो मैक्सिको से लेके मध्य अमेरिका और पूरा दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। उसके पीछे भी भाषा है, क्योंकि यहां लैटिन भाषा बोली जाती थी, लैटिन भाषा का प्रभाव देखना। तो लैटिन भाषा के नाम पे इस पूरे इलाके को लैटिन अमेरिकी राष्ट्र कह दिया जाता है। वैसे इस पूरे इलाके को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। क्लियर है? गूगल पे पूछ लीजिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्री। लिखने में तकलीफ होगी तो स्पीकर ऑन करके पूछ लीजिएगा, है ना, आसानी होगी। हाँ, ओशियानिक कंट्री भी कहा जाता है, ओशियानिक आइलैंड कहा जाता है, तमाम नाम है। वो इस इलाके में जो छोटे छोटे आइलैंड है उनको भी अलग अलग नाम दिया जाता है, सबको अलग। आजकल तो इधर ही पूछ रहे हैं सिविल सर्विसेज में। बहरहाल अभी जहां है वहां बने रहिए। क्लियर है बेटा? तो होता क्या है जरा ध्यान से देखो। इस इलाके में है बेटा, इधर देखिए बेटा, छोड़िए उसे। इस इलाके में होती है एक समुद्री धारा जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। अब यहां तुरंत वो प्रभाव में आ जाती है पश्चिमा पवन के, अस्थायी पवन। और पश्चिमा पवन की दिशा आपको पता है इधर की ओर से। तो गल्फ स्ट्रीम के गर्म पानी को लेके पूरा एटलांटिक, अक्रॉस एटलांटिक महासागर इस इलाके में चली आती है। क्लियर है? यानी ठंडे क्षेत्रों में सागर का गर्म पानी खींच के पहुंचा दिया जाता है। और एक दिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका जवाब भी आपको मिल गया। यही कारण है कि ये पोर्ट वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि हमेशा गर्म पानी उस इलाके में पहुंचता रहता, पोर्ट जमने नहीं पाते। और कनाडा का जो पूर्वी तट है ये फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां प्रभाव होता है, एक बहुत ठंडी धारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा, इस तरफ से आती है बैफिन की खाड़ी से। अब जाहिर सी बात है इस इलाके से अगर आएगी तो गर्म तो नहीं होगी, एक तो ठंडी, और पूरा का पूरा कनाडा के पूर्वी तटों को जमा के रख देती है, फ्रीज हो जाता है पूरा। क्लियर है? इधर आइए, प्रशांत महासागर की जो उत्तरी विश्वती धारा है ये भी प्रभाव में आ जाती है पश्चिमा पवन के। और जब यहां से घूमती है तो किरोशियो की धारा बन जाती है, और फिर उसे खींच के लेके चली जाती है पश्चिमा पवन। तब ये बनती है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन जाती है। पहले वाला क्या था? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और ये वाला उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। अरे कौन सा सागर है ये? प्रशांत है ना। तो इधर जो खींचा जाता है तो उसको बोला जाता है, उस समुद्री धारा को उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो इधर भी प्रवाह दिखता है
और इधर भी प्रवाह दिखता है। ये दोनों प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? पश्चिमा पवन जिम्मेदार। क्लियर है बेटा? ये इसको खींच के लेके चली जाती है एल्यूशियन द्वीप समूह के पास, इस इलाके में, और वो गर्म धारा है। जाहिर सी बात है उत्तरी प्रशांत प्रवाह का पानी कैसा होगा बेटा? गर्म। ये सब जो ड्रामा चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? अस्थाई पवनों के कारण चल रहा है। यानी सागर के तल पे जो पवन है वो भी ये नौटंकी कर रहे हैं, बड़े स्तर पे भले न कर रहे हो लेकिन इनका प्रभाव तो हो ही रहा है। क्लियर है बेटा? अगला टॉपिक, जोर से बोलिए बेटा। हेडिंग बनाइए। सागर के जल के तापमान का अंतर। अब ये तापमान कैसे काम करता है बेटा, है ना? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर वेरिएबल अलग अलग नहीं काम करता, सारे वेरिएबल मिलके काम करते हैं, लेकिन एक एक वेरिएबल को हम लोग अलग अलग देख रहे हैं। क्या पृथ्वी की दैनिक गति और अस्थायीपन उत्तरी विषुवतीय धारा के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो खाली एक ही फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक एक फैक्टर को हम अलग अलग आपको बता जरूर रहे हैं, लेकिन सारे फैक्टर जो काम करेंगे वो इकट्ठे हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा देखा है? भी नहीं देखा, गलत बात है ना। ऑर्केस्ट्रा कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है भैया? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जीवन है मनुष्य का, आनंद ले। पढ़ाई लिखाई होती रहेगी यार, ऊपर वाले ने हमको पढ़ने के लिए नहीं भेजा। ये तो हम मनुष्यों की नौटंकी कि पढ़ाई लिखाई वाला ऐसा मामला बनाए कि आधी जिंदगी गुजर जा रही है इसी में। हम पाषाण काल में थे तो पढ़ने के लिए थे, नए नहीं पत्थर लेके दौड़ते थे। अब ये तो आधुनिक समय में ये सब ड्रामा शुरू हो गया, साहब की जिंदगी बेहतर करनी है तो पढ़िए। शुरू से ऐसा नहीं था। इसके पहले जिंदगी बेहतर होने के लिए भुजाओं में ताकत होनी चाहिए थी और तलवार में धार होनी चाहिए थी। जिसकी भुजाओं में बल और तलवार में धार, उसकी जिंदगी बेहतर होती थी, क्योंकि वो लोगों को हराता था। तो समय समय के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की वो बदलती गई। राजतंत्र में क्या था? आपकी भुजाओं में अगर ताकत है तो आप होंगे राजा, आपकी तलवार में धार होगी तो आप बनेंगे राजा, और आज जिसकी पेन में धार होगी वो बनेगा राजा, है ना भैया? और जिसके बाहुबल में ज्यादा अगर जोर है वो बनेगा लेबर। तो अभी तो वक्त के साथ सिनेरियो बदल गया ना भैया जी, आगे देखो क्या बदलता है। तो समय के सापेक्ष हम लोगों ने चीजों को बदला है, आगे भी बदलाव होता रहेगा। यही तो मनुष्य। ये कौन बता दिया भाई कि एक सामान्य अध्ययन की परीक्षा दीजिए उसके बाद आप राजा बनने वाले हो? आपको नहीं लगता कि यार ये समुद्री धारा पढ़ें, ज्वालामुखी पढ़ें, भूकंप पढ़ें तो हम आईएएस बनेंगे? क्या जरूरत है समुद्री धारा की आईएएस बनने में? आप मुझे बताइए ना कि आईएएस बन के समुद्री धारा की क्या उपयोगिता है? भूकंप पढ़ के, ज्वालामुखी पढ़ के आईएएस बनने में क्या उपयोग? अरे सुनो, अगर आपको उपयोगिता लग भी रही होगी तो पाली भाषा की कौन सी उपयोगिता है, और संस्कृत भाषा की कौन सी उपयोगिता है, अरबी भाषा की कौन सी उपयोगिता है? आप जरा बताएंगे। आप अरबी भाषा से आप आईएएस बन जाते हैं, क्या जरूरत है इसकी? तो चलो अरबी थोड़ी देर के लिए तो मान भी लेते हैं, पाली भाषा की कौन सी जरूरत है? किसके सामने बोलोगे और कौन समझने वाला है आपकी भाषा? नौटंकी नहीं तो क्या है ये? अरे उस विषय की परीक्षा लीजिए जिस विषय की थोड़ी रिलेवेंसी हो, प्रासंगिकता हो। लोक प्रशासन की परीक्षा ले, बात समझ में आती है। आपको नहीं लगता खिन्नता नहीं? तो मुझे तो बहुत होती है कि अंड बंड विषय आप काहे के लिए पूछते हो भाई? इन विषयों की प्रशासन में प्रासंगिकता क्या है? एक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए हमारी जरूरत क्या है? संस्कृत भाषा से आप आईएएस हो रहे हो, जाके पूजा पाठ करोगे जिले में, हवन करोगे या यज्ञ करोगे? मंत्र पढ़ेंगे ना, पानी वानी छिड़केंगे।
अब है प्रक्रिया चल रही है तो चल रही है। मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर तो ये होता कि थोड़ा दौड़ और ही आयोजित करा ली जाती, कम से कम शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग तो मिल जाते हैं। हाँ, दौड़ करा लेते कि भाई 5 किलोमीटर की दौड़ हो रही है और जो मैंने पहली से लेके 300 पोजीशन तक आएंगे वो सब आईएएस बना दिए जाएंगे। तो समय के साथ साथ बेटा सब सिनेरियो बदल रहा है। अभी ये सिनेरियो दिमाग वाली दौड़ चल रही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे होता साहब, तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था होता। उन्होंने साफ साफ कहा था सारे विषय को हटाइए, तब फालतू है, कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों के जमाने की परिपाटी लेके ढोए जा रहे हो आप। उन नालायकों ने क्या कर दिया हमारे देश के साथ, आप उसी को लेके ढो रहे हो। मैकाले की संतान बने हैं आज तक हम। अरे 1854 में मैकाले के प्रतिवेदन सिविल सेवाओं का आधार है, काहे रहेगा भाई, क्यों रहेगा? मैकाले को क्लर्क बनाना था, सो क्लर्क बनाया उसने। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम हैं उस विरासत को सर पे लेके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। विरासत को खत्म करिए और नए संदर्भ के हिसाब से विषयों को समाहित करिए। कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। इसी कारण ऑप्शनल को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना बेटा? कहावत है ना, न रहेगा पास, तो ऑप्शनल को खत्म कर दिया। अब जीएस में थोड़ा सा है, लेकिन जीएस की परेशानी यह है बेटा कि एक बच्चा जो जागरूक है, सतर्क है, सावधान है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं जीएस में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। आपकी नजर उस पर जा नहीं रही है। जीएस को ज्यादातर करंट के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। संविधान के क्वेश्चन करंट से, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन करंट से, इवन इतिहास के क्वेश्चन करंट से लेट करके पूछे जा रहे हैं, ताकि एक बच्चा जो जागरूक होगा, सतर्क होगा, सावधान होगा अपने इन्वायरमेंट के लिए, वो इन सब चीजों पे बेहतर कर पाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कर क्या रहे हैं? बदल तो रहे ही हैं, लेकिन सारा बदलाव अचानक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। अभी मैं बता रहा हूं, यूपी पीसी से ऑप्शन खत्म किया गया ना बेटा, कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। उन बच्चों की जिंदगी तो खत्म ही हो गई जिनकी ताकत ऑप्शनल थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर ऑप्शन तैयार किया और इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, खेल खत्म हुआ, क्योंकि ऑप्शनल ही खत्म हुआ, वो दौड़ के बाहर हो गए। सिविल सर्विसेज में अचानक ऑप्शनल खत्म करते हैं, कई लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की ताकत है। ऑप्शनल एक बड़ा गंभीर विषय होता है बेटा, और बड़ी शिद्दत से और बड़ी ताकत से उसको पढ़ना होता है। इसीलिए सिविल सेवा ने धीरे धीरे माहौल बनाया। पहले 2 से घटा के 1 किया कि थोड़ा झटका लगे धीरे से, और फिर बहुत जल्द बहुत कुछ हो सकता है, और जरूर होगा, जरूर होगा। होता ने कहा था सारे विषयों को हटा दीजिए, सिर्फ लोक प्रशासन को रखिए, क्योंकि यही वो विषय है जो प्रशासन को सहयोग करेगा। प्रशासन में इसकी आवश्यकता होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़िए, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, संगठन कैसे बनाए जाए, संगठन कैसे ऑर्गेनाइज किए जाए, वो उस विषय में पढ़ा जाता है। और वो विषय प्रशासन के लिए बहुत रेलेवेंट विषय है। अब पाली कैसे रिलेवेंट है मेरी समझ के परे है। हाँ, हाँ, राज व्यवस्था एवं शासन जोड़ा ही है, और जोड़ा न जाए ना बेटा तो प्रशासन से कहाँ बचे हैं आप, कब बचे हैं? वो सिलेबस में नाम लें और चाहे नाम न लें, छोड़ेंगे आपको किसी हालत में नहीं। सीसैट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोक प्रशासन न पढ़ लें। कहीं दिया है सिलेबस में सीसैट के कि लोक प्रशासन भी होगा? नहीं दिया है ना। चुपके से पूछते हैं, कम्युनिकेशन पूछेंगे, मोटिवेशन पूछेंगे, लीडरशिप पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग पूछेंगे। ये किसका मामला है? अगर आप प्रशासन में निर्णय निर्माण पढ़ते हैं तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर क्षण हर पल हम निर्णय ही तो लेते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं
हर क्षण हर पल मैं निर्णय ही तो ले रहा हूं कि कौन सा शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये भी एक डिसीजन है। सड़क पे आप चलते हैं, हर क्षण हर पल आप निर्णय ही तो लेते हैं कि थोड़ा बाएं हट के चलना है, थोड़ा दाहिने हट के चलना है, गाड़ी बाएं घुमानी है, ये क्या है? डिसीजन ही है। तो पूरी जिंदगी हम लोगों की निर्णय ही है, हर क्षण हर पल। और लोक प्रशासन कहता है किसी का करेंगे पोस्टमार्टम। आखिर हम जिंदगी में निर्णय कैसे लेते हैं? आप भी निर्णय लेते हो, हम भी निर्णय लेते हैं, हर कोई निर्णय लेता है। आखिर निर्णय लिए कैसे जाते हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? और फिर किसी ने समझा दिया कि निर्णय लेना कैसे चाहिए। अगर आप उसका गहन अध्ययन कर लें, आप एक बेहतरीन डिसीजन मेकर होंगे, यानी हर परिस्थिति में एक शानदार निर्णय लेंगे। ये तो रिलेवेंट विषय है ना बेटा, ये तो प्रासंगिक विषय है ना। कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर कम्युनिकेटर होंगे। एक बच्चे ने कहा इसीलिए आप बेहतर कम्युनिकेटर है। ना ना भैया, पढ़ के कोई बेहतर कम्युनिकेटर हुआ नहीं है। सिद्धांत पढ़ के आप बेहतर कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। अगर हो सकते तो ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके एक दूसरा महात्मा गांधी बनाया जा सकता था। बना के दिखाइए। ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके आप किसी को दूसरा मोदी नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। तो ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है। मैं कह तो रहा हूं ना, किसी बालक को आप लेके ट्रेनिंग देके महात्मा गांधी बना के दिखाइए, प्रशिक्षण देके। बना लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो कहने का मेरा ये मतलब बेटा कि सारे विषयों की अपनी अपनी प्रासंगिकता है, लेकिन कंपटीशन में अब सब पूछा जा रहा है तो पढ़ेंगे। जिस दिन हटा देंगे नहीं पढ़ेंगे। उनका एथिक्स पढ़िए, पढ़ रहे हैं। कल को बोलेंगे ज्योतिष शास्त्र पढ़िए, पढ़ेंगे। फिर आपको राशि उसी याद करवाएंगे, है ना, कुंडली उंडली देखना बताएंगे। नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, उनका मन। चलिए अगला बेटा, समुद्री धाराओं का क्या बेटा? सागर के जल का ताप, यही ना बेटा? अब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा साइंस का इशू है, यहां थोड़ा साइंस इन्वॉल्व होगा। आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ा है इसमें? कि जब भी किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, आयतन भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है। तीन प्रकार से होता है ना बेटा, लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीन तरह का विस्तार होता है ना। यानी जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। पानी के आयतन में वृद्धि नहीं होगी। जब हम पानी को गर्म करेंगे, पानी थोड़ा बवाल है, उधर मत जाइए, लेकिन ओवरऑल 4 डिग्री के बाद तो सलीकेदार हो जाता है ना। बदमाशी तो 4 डिग्री के नीचे करता है, लेकिन 4 डिग्री के ऊपर पानी फिर बड़ा तमीज से पेश आता है, बदतमीजी नहीं करता। 4 डिग्री के नीचे उसकी बदतमीजी शुरू हो जाती है, उल्टा पुल्टा रुख दिखाने लगता है। लेकिन मैं 4 डिग्री के ऊपर की बात कर रहा हूं, तब तो पानी नॉर्मल फीचर दिखाएगा। उसका टेम्परेचर अगर 10 डिग्री हुआ तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, 12 डिग्री हुआ आयतन और बढ़ जाएगा। बोल नहीं रहे, आयतन बढ़ेगा तो ज्यादा जगह घेरेगा। सागर में बड़े परिमाण में पानी है, छोटा मोटा पानी नहीं है। और सागर के जल का तापमान जब बढ़ता है तो पानी का आयतन बढ़ता है, पानी फूल जाता है, पानी उठ जाता है। और जहाँ का पानी ठंडा होता है वो भारी हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, वो कम जगह घेरने लगता है, वो सिंक होने लगता है। यहाँ पानी ऊपर हो गया, वहाँ पानी नीचे हो गया, और पानी अब बहेगा किधर से किधर? नीचे से ऊपर की ओर, है ना? नहीं, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहेगा। यानी गर्म क्षेत्रों से समुद्री धाराओं को जाना होगा किधर? ठंडे इलाकों की ओर। हाँ, अपवाद बीच में कई और हैं। मैंने कहा था ना, खाली एक ही आधार पे सारी चीजें नहीं होंगी। क्लियर है बेटा? लिख लें। गर्म क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण पानी के आयतन में भी वृद्धि होती है।
जल के आयतन में भी क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। क्लियर है? जिससे इसका तल ऊपर हो जाता है। एक एक को अलग अलग देखें फिर सब मिलके असर छोड़ेंगे ना बेटा, जिससे इसका तल ऊपर हो जाता है। ठीक है बेटा, अस्पष्ट है? विषुवतीय क्षेत्रों में ताप अधिक होने के कारण जल के तल की ऊंचाई अधिक हो जाती है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में तापमान की कमी के कारण जल का घनत्व बढ़ जाता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान की कमी के कारण जल का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे वो कम स्थान घेरने लगता है। उसके तल में कमी आती है। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि कम से कम ताप वाला फैक्टर तो ये बता ही रहा है बेटा। क्या ताप वाला फैक्टर ये बता रहा है कि विषुवतीय क्षेत्रों से ऊपर से पानी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएगा। बोल नहीं रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा बेटा? जबकि मैंने कहा कि सिर्फ एक ही फैक्टर के आधार पे सारा निर्णय नहीं लेना है ना बेटा, लेकिन एक एक फैक्टर को समझना जरूर है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास का पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और इसके आसपास का पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठंडा होके वो नीचे जाएगा, ये गर्म होके ऊपर आ रहा है, तो ये पानी जाने की कोशिश करेगा ऊपर से कहां, ध्रुवों की ओर, हाँ या ना? और ध्रुवों का पानी ठंडा होके आएगा नीचे की ओर, और वो नीचे नीचे आएगा इस तरफ। बोल नहीं रहे? अगर इसका पानी इधर चला गया तो यहाँ पानी की आपूर्ति चाहिए ना, तो नीचे नीचे वो जल की आपूर्ति इन क्षेत्रों की ओर हो जाती है। क्लियर है बेटा? लेकिन मैंने कहा ना कि और भी फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। अब किस पे कौन डोमिनेट कर जाता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से खाली आप इस चर की बात करें तो एक बात समझ में आ रही है कि हमेशा समुद्री धाराओं को विषुवतीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर चलना चाहिए, हाँ या ना? और ध्रुवीय क्षेत्रों का पानी नीचे नीचे विषुवतीय क्षेत्रों की ओर आना चाहिए, और ऐसा ही होता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें। क्लियर है बेटा? लेकिन मैंने आपसे कहा ना बेटा कि एक पे दूसरा भारी होने लगता है कभी कभी, यानी एक वेरिएबल पे कोई दूसरा वेरिएबल ज्यादा इफेक्टिव होने लगता है। उसकी चर्चा हम करेंगे जब सबको एक साथ में लाएंगे। अगला, तो मोटा मोटा क्या रुझान मिला बेटा कि ताप का फैक्टर ये निर्धारित करता है कि सतह पे समुद्री धाराओं का जो प्रभाव दिखना चाहिए वो विषुवत रेखा से समुद्री धाराएं ध्रुवों की ओर जाएं। अब घूमते जाएं ना घूमते जाएं बात की बात है, घूमना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोरियोलिस साहब अभी विद्यमान हैं। सीधे नहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे, जाएंगे जरूर। क्लियर है बेटा? अगला फैक्टर बोलो बेटा, आज निपटा लिया जाए। हाँ? वाष्पीकरण, ये 2 लाइन का मामला है, लेकिन हेडिंग बना लो।
अब देखिए बेटा, यही मामला उलट पुलट हो रहा है ना। अब एक फैक्टर पे दूसरा डोमिनेट कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने बोला कि जिस स्थानों पे सूर्यताप की प्राप्ति ज्यादा होती है वहां सागर का जल थोड़ा फूल जाता, उभर आता है, और जिन इलाकों में तापमान कम होता है वहां सागर का पानी सिंक कर जाता है। अब ये फैक्टर क्या कह रहा है कि जिन इलाकों में तापमान अधिक होगा उन इलाकों में वाष्पीकरण तेज होगा, और जिन इलाकों में वाष्पीकरण तेज होगा वहां पानी का लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा, और जिन इलाकों में वाष्पीकरण बिल्कुल नहीं होगा, यानी ताप जहां कम होगा, वहां कम से कम वाष्पीकरण के कारण सागर के तल में कोई अंतर नहीं आना है। क्लियर है? तो अब विषुवत रेखा पे दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। वाष्पीकरण कह रहा है कि सागर का तल कम होना चाहिए, और डेंसिटी वाला फैक्टर ये कह रहा है कि सागर के तल की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि इस पे डोमिनेट कौन करता है। वाष्पीकरण वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है कि घनत्व वाला? तो मजेदार बात यह कि अगर दोनों को मिला के देखें तो घनत्व वाला मामला डोमिनेट कर जाता है। लेकिन ताप वाला फैक्टर क्या कह रहा है वाष्पीकरण के संदर्भ में, वो तो समझ में आ रहा है कि जिस इलाके में ताप अधिक होगा उस इलाके में वाष्पीकरण अधिक होगा, और जहां वाष्पीकरण होगा डेफिनेटली वाटर का लेवल वहां पे थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। देखें, जिन क्षेत्रों में यही सब भैया जी समझाना पड़ेगा किसको, एग्जामिनर को, है ना। तो जब एग्जामिनर को आप समझाएंगे तो बताइएगा कि बेवजह एग्जामिनर बन गए, आता जाता कुछ नहीं, हम ही को समझाना पड़ रहा है ना। तो फिर बहुत बढ़िया नंबर देगा आपको अगर ये सब लिखा। तो वो सब समझता है, बस आपसे सुनना चाहता है कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर है बेटा? देखें, जिन क्षेत्रों में सूर्यताप की प्राप्ति अधिक होती है उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण भी अधिक होता है। बहुत फैक्टर हैं बेटा, सब निर्धारित करते हैं। वाष्पीकरण अधिक होगा तथा सागर का तल नीचे होगा। अब बाकी क्या होगा आप समझ रहे हैं, वो लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ताप वाला फैक्टर क्या बता रहा है बेटा कि ध्रुवों की ओर पानी की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए, विषुवत रेखा की ओर कम होनी चाहिए, कम से कम ताप वाला वाष्पीकरण वाला फैक्टर। लेकिन घनत्व वाला फैक्टर थोड़ा भारी पड़ जाता है इस पर, तो मामला इसी के पक्ष में रहता है। क्लियर है? हाँ, अगर वाष्पीकरण नहीं होता तो विषुवतीय क्षेत्रों में जल की ऊंचाई थोड़ा और ज्यादा होती, लेकिन वाष्पीकरण के कारण ये थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है। क्लियर है? आगे लिखो अगला। अभी छोटे छोटे फैक्टर हैं बेटा। अब रुकिए भैया जी, थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा समझिए। वायुदाब पढ़ा है? याद नहीं आ रहा है? पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। विषुवत रेखा में किस प्रकार का वायुदाब होता है? उच्च वायुदाब, अच्छा निम्न होता है, वेरी गुड। विषुवत रेखा पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, 30 अंश अक्षांशों के आसपास हाई प्रेशर होता है। प्रेशर खाली धरती पर ही होगा, पानी पे नहीं होगा, होगा पानी पर भी होगा, और पानी पे थोड़ा और बढ़िया होगा, और अच्छा इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि वो थोड़ा इलास्टिक नेचर रखता है। स्थलों पे वायुदाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्थल पे प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव नहीं दिखेगा, पानी पे दिखेगा। जिन स्थानों पे वायुदाब अधिक होगा वहां पानी भी दबेगा, नहीं दबेगा, और जिन स्थानों पे वायुदाब कम होगा तो कहानी दिखिए, दिख रहा है। विषुवत रेखा पे ताप भी अधिक है, विषुवत रेखा पे घनत्व भी अधिक है, और विषुवत रेखा पे वायुदाब भी कम है, तो जल का लेवल ऊपर हो जाएगा।
30 अंश अक्षांशों के आसपास विषुवत रेखा की तुलना में कम तापमान है, तो वहां की पानी की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, और वायुदाब अधिक होने के कारण सागर के लेवल को वो दबा के नीचे की ओर करेगा। और ये असर दिखता है, आपकी आंखों से दिखे चाहे ना दिखे। एक जैसे मैंने कहा कि वाटर लेवल का डिफरेंस 300 मीटर होता है, आंख से दिखता थोड़ा ही है, और दूरी इतनी अधिक है कि 300 मीटर कुछ पता ही नहीं चलता। ये ध्यान रखना, 30 अंश अक्षांशों के आसपास पानी दब जाता है, और जब वो दबेगा तो उसकी भरपाई करेंगे आसपास के लोग। बोल नहीं रहे, यानी ये दिख रहा है कि यहां दोनों तरफ से पानी को आना होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों से आना होगा और विषुवतीय क्षेत्रों से आना होगा, और आता है। समुद्री धारा जब ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा। क्लियर है बेटा? आगे लिखें। जिन स्थानों पर वायुदाब कम होता है, जिन स्थानों पर वायुदाब कम होता है वहां जल का तल ऊपर रहता है। जिन स्थानों पे वायुदाब अधिक होता है इसका प्रभाव सागर के तल पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव कहां बेटा? सागर के तल पर भी पड़ता है। ठीक है बेटा? जो अधिक वायुदाब के कारण नीचे हो जाता है। अब पानी किधर से किधर बहेगा ये बार बार हम आपको नहीं लिखाएंगे। दिख रहा है बेटा? अगला, हाँ, अब खारापन क्या करता है बेटा? थोड़ा सागर के जल का खारापन, खारापन क्या करता है वो थोड़ा समझिए। वो सागर की डेंसिटी को प्रभावित करता है, घनत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। अब जरा सा मुझे बताइए कि कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है। जहां पानी का कंसंट्रेशन अधिक होगा और जहां पानी का कंसंट्रेशन कम होगा। अब ये भी थोड़ा फिजिक्स का मामला है, पानी किधर से किधर चले, भौतिक विज्ञान क्या है। चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल बताएं। एक बर्तन लेते हैं, आरओ लगा है घर में? हाँ, आरओ लोगों के घरों में लगा होता है भाई। आरओ मतलब समझ रहे हैं ना? अरे वही पानी वानी वाला सिस्टम। आरओ माने है? हाँ जी जी जी। अब बताते तो हैं कि मेरे घर में आरओ लगा है, हम आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पी पी के रो रहे हैं। तो ये क्या है आरओ? व्हाट इज दिस? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को शार्ट में हम लोग आरओ कहेंगे, लेकिन अब की बार जाके कहिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी दीजिए। घर वाले भाग न खड़े हो घर छोड़ के, तुम अपना नाम बदल दो। हाँ, वो शार्ट में वही बोलते हैं, अदरवाइज तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस ये थोड़ा फिजिक्स का मामला है, तो समझा जाए। बोल नहीं रहे। अब भूगोल पढ़ते समय क्या क्या पढ़ना पड़ता है भाई, बड़ी भारी मुसीबत है। देखो, और कुछ पढ़ना पड़े ना पढ़ना पड़े,
भूगोल पढ़ते समय साइंस तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बड़ा करीबी नाता है। तो थोड़ा सा देख लो भैया जी, इतना बढ़िया सिस्टम आपके घर में लगा हुआ है और फुल फॉर्म भी नहीं बता पाए, है ना। तो खैर, ऑस्मोसिस क्या है? परासरण हिंदी में कहते हैं, और रिवर्स मतलब समझ ही रहे हैं, उल्टा। यानी जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है वो मशीन उस प्रोसेस को उल्टा कर देती है ना। तो पहले तो यही समझते हैं कि क्या है परासरण। जैसे मान लीजिए कोई पात्र है और उसके बीच में एक मेम्ब्रेंस लगा देते हैं, झिल्ली लगा देते हैं, पारगम्य हो, ठीक है, यानी इसके इधर उधर चीजें आ जा सके। तो जो मेम्ब्रेंस होती है ना, उसको अपारगम्य भी कहते हैं, सेमी पारगम्य भी कहते हैं, है ना बेटा, और सेलेक्टिव पारगम्य भी कहते हैं, दुनिया भर के नाम है इनके। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके बीच में एक डिवाइडर है जो परमिसिबल है। परमिसिबल मतलब इधर से इधर चीजें आ जा सकती हैं। इधर है प्लेन वाटर, इधर सादा पानी भर दिया, और इधर पानी में चीनी घोल के भर दिया। ठीक है, इस तरफ क्या है बेटा? प्लेन वाटर है, और इधर चीनी या नमक घुला हुआ पानी है। नमक घोलो ज्यादा सही रहेगा, समुद्र ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अब आप मुझे बताइएगा कि पानी किधर से किधर जाएगा? बोले? अंड पंड मत बोलिए बेटा, आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो तो हमेशा उसको सुधारते रहते हो। पानी इधर से इधर की ओर जाएगा, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, यानी इसे कंसंट्रेशन को घटाने की कोशिश करेगा, अपने कंसंट्रेशन पे लाने की कोशिश करेगा। अब इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए। क्या आपके पास कोई ऐसी ऐसी प्रक्रिया है कि पानी चीनी के घोल में से खाली पानी निकले, चीनी वहीं छूट जाए? तो अगर इसमें से पानी चीनी के घोल वाला पानी इधर आने लगे, मान लें, तो इम्प्योरिटी इधर छूट जाएगी और प्योर वाटर इधर आएगा। आरओ आपका यही करता है, यानी वो सिर्फ अशुद्ध जल, अशुद्ध का मतलब इम्प्योर वाटर को छांट के प्योर वाटर को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। ये प्रक्रिया उलट करने लगता है। अब सागर में आप बताइए, जहां पे सैलिनिटी कम होगी, जहां पे खारापन कम होगा, और जहां पे खारापन ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कम खारेपन से पानी चल पड़ेगा उधर जिधर खारापन अधिक होगा। क्लियर है? अब इसके लिए समझना पड़ेगा कि सागर में खारापन कहाँ ज्यादा होता है और कहाँ कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा के आसपास खारापन ज्यादा होता है और ध्रुवों के आसपास खारापन कम होता है। अब ये कैसे प्रभावित करेगा वो आप समझ पा रहे हैं तो लिख लें, बस एक लाइन में कंक्लूड करो बेटा। सागर के जल का खारापन, देखो बेटा, सागर के जल का खारापन एक समान नहीं होता। खारापन माने सैलिनिटी बेटा, एक समान नहीं होता, जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। अगला बेटा, जो समुद्री धाराओं को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। अगला बोलिए बेटा। हाँ, बनावट, स्वरूप लिख लें। धरातल का भौगोलिक स्वरूप, एक बार फिर मैप लाना पड़ेगा भाई।
थोड़ा सा बेटा इसको जरा समझने की कोशिश करिए। पानी इधर से बह के आ रहा है, आ रहा है ना? नहीं नहीं, कहाँ यहाँ पानी वानी है। लेकिन एक चीज बताइए कि पानी अगर इधर से बह के आ रहा है और यहीं दीवार खड़ी कर दें, पानी बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। तो पानी के प्रवाह को किसने बाधित किया? भौगोलिक बनावट ने प्रभावित किया। या दीवार खड़ी कर दे तो हम लोग भी बनावट प्रभावित किया। लेकिन एक चीज बताइए, पानी उधर से बह के आ रहा है और ये एक टेढ़ी सी दीवार बना दे, तो पानी को उधर जाना था ना, लेकिन पानी अब उधर जाएगा। क्यों? अवरोध अब उसको उधर डाइवर्ट करेगा। बोल नहीं रहे हैं। तो कभी कभी जो भौगोलिक बनावट होती है ना बेटा, ये समुद्री धाराओं को जन्म देने लगती है। वहां दूसरी भौगोलिक अगर संरचना होती तो दूसरी प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाती। ये बहुत बड़ा कारण होता है बेटा भौगोलिक बनावट। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। यहां पे एक समुद्री धारा है जिसका नाम है उत्तरी विश्वती धारा, हाँ या ना? और यहां पे एक समुद्री धारा है जिसका नाम है दक्षिणी विश्वती धारा। प्रति धारा को थोड़ा किनारे करिए। उत्तरी विश्वती धारा जब आती है दक्षिण अमेरिका के तटों के पास, तो आप देख रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत सा रैंप बना हुआ है। एक बच्चे ने कहा तो ऊपर जा रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है मित्र, यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है। बस ऐसे समझो कि ये उधर की ओर जा रहा है, ऑन दैट डायरेक्शन। वो ऊपर नहीं है। कई बार आपको बताएं कि यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये मैप ऐसे नहीं है भैया जी, ऐसे है। अब ऊपर दिख रहा है, वो उधर दिख रहा है। तो ये समुद्री धारा जैसे इस तटों से आती है, इसको एक स्लोप मिल जाता है, ढाल मिलता है, और इधर उसको पैसेज मिलता नहीं, इसलिए ढाल को पकड़े पकड़े घुस जाती है मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में घुस जाती है। कहां जाएगी? कहीं तो जाएगी। दक्षिणी विश्वती धारा अगर देखें तो ये ब्राजील का एक एरिया है जिसको कहते हैं केप सौ रॉक। वो एक केप है, नुकीला सा हिस्सा है। और जैसे ही दक्षिणी विश्वती धारा उसे टकराती है, हम यहीं पे एक त्रिभुज बना दें, एक संरचना, और उधर से अगर कोई पानी आ रहा होगा, क्या उस नोक से टकरा के दोनों तरफ नहीं बटेगा? बोल नहीं रहे, बटना ही है उसको। इधर भागेगा थोड़ा, इधर भागेगा थोड़ा। तो जैसे ये आके इसी नोक से टकराता है, ये दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाता है। एक घूम जाता है इधर की ओर, और जो इधर की ओर घूमता है ब्राजील के तटों के सहारे सहारे बहने लगता है, जिसको हम लोग भूगोल में कहते हैं ब्राजील की धारा, जो गर्म धारा है। और एक इधर की ओर घूम जाती है और ये विषुवत रेखा को पार करके अपने भाई का साथ निभाने लगती है, जो किसी ढाल का अनुसरण करके ये भी ऊपर की ओर बढ़ जाती है। तो उत्तरी विश्वती धारा और दक्षिणी विश्वती धारा का एक हिस्सा जो उधर डाइवर्ट हुआ था, ये दोनों मिलके दंदनाते हुए अपार जलराशि ले जाके भर देते हैं। कहां? मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी के जल की ऊंचाई मजे की बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर इधर से आ रहा है पानी का। मैक्सिको की खाड़ी को देखोगे, घर पे जाके देखना मैप पे खोल के, ये इंग्लिश के सी लेटर जैसा है, ठीक है? और बीच में एक स्थल भाग है जो इसको बाइफरकेट कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। देखिएगा जाके जरूर। अब इधर से पानी दोनों घुस जाता है कहां? मैक्सिको की खाड़ी में। पानी का लेवल बढ़ गया, इधर से फ्लो निरंतर हो रहा है। अरे एक दिन की घटना नहीं है, वो हमेशा पानी जा रहा है उसमें। अब ये पानी कहां जाएगा आप मुझे बताइए। डेफिनेटली वो पानी इधर से निकल के इधर भागेगा, भागेगा नहीं तो कहां जाएगा? तो ये जो सारी नौटंकी हो रही है, इस नौटंकी के पीछे कौन जिम्मेदार है? भौगोलिक बनावट जिम्मेदार है।
और चूंकि पानी वहीं से निकलता है, कहां से, मैक्सिको की खाड़ी में, और अपार जल राशि निकलता, मैंने आपको बताया था लगभग 150 स्वेट ड्रॉप, होश उड़ा देने वाला ये क्वांटिटी है बेटा। पूरी धरती की सारी नदियों का पानी मिला के एक स्वेट ड्रॉप है, और अकेले गल्फ स्ट्रीम से जो पानी हाहाकार मचा के निकलता है वो लगभग 150 स्वेट ड्रॉप के बराबर होता है। और चूंकि ये निकलता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, इसलिए इसको नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम। कहां से निकलता है, गल्फ से निकलता है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग गल्फ स्ट्रीम। तो कुछ क्लियर हो रहा है बेटा? यानी स्थलों की भौगोलिक बनावट, अब डिटेल में हम लिखाएंगे नहीं बेटा, संभव नहीं है। तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है कि पानी अगर आ रहा है और वहां एक कर्व मिल गया तो डेफिनेटली पानी कर्व से गुजर जाएगा। एक त्रिभुज मिल गया तो त्रिभुज से टकरा के दोनों तरफ बट जाएगा। दीवार मिल जाएगी, रुक जाएगा वही। बोल नहीं रहे। असली खेल खेलता है ब्राजील का केप सौ रॉक, जो दक्षिणी विशुद्धि धारा को ही उत्तर की ओर भेज देता है, और दक्षिणी विशुद्धि धारा का पानी और उत्तरी विशुद्धि धारा का पानी, ये दोनों घुस जाते हैं सीधे कहां, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में घुस जाते हैं, और वो फिर हाहाकार मचाते हैं सबकी, पूछिए मत। पूरा सागर ही उथल पुथल कर डालते हैं। मैक्सिको की जो धारा है उसको हम लोग कहते हैं ना कि स्ट्रीम है, स्ट्रीम महाधारा है वो, और इस पूरे भूगोल में तो एक ही महाधारा है, बाकी तो कोई दूसरी महाधारा भी नहीं है, स्ट्रीम भी है। और एक विशाल जल राशि इसी के तटों के सहारे सहारे चल पड़ती है ना। क्योंकि यहाँ फ्लोरिडा है, इसलिए जब गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा के तटों को छूते हुए निकलती है तब इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं, है ना बेटा। और जब ये गिरते पड़ते यहां तक पहुंचती है, अरे भाई इस जगह तक आती है ना बेटा, बोले यहां से स्थल खत्म हो जाता। देख लो, सर्कस देखा है तुमने बचपन में? अब इधर कौन देखता है, कहां मौका है। बचपन में कोई सर्कस वर्कस देखा है? बड़े सीधे साधे रहे हो भाई, है ना। सर्कस लग जाए तो नाक पे दम कर दो माँ बाप के। भालू देखना है, शेर देखना है, हाथी देखना है ना। तो उसमें अब हमें तो याद है बचपन में, आपने देखा नहीं देखा आई डोंट नो, कि आपने देखा उसमें जीप जंप कराते थे, बाइक वाइक कुदाते थे। आपने कभी देखा वो कैसे कुदाते थे? एक इस तरह से रैंप बना रखा था और इधर से फुल स्पीड से आते थे। अब ये रास्ता तो खत्म, रैंप है ना, तो पूरा थोड़ी बना है, आधा इधर और ऐसे बना होता था, जैसे आधा इधर और आधा इधर। तो अब पूरी स्पीड से यहां लाता था, रास्ता तो खत्म, लेकिन स्पीड अब उसको जंप करा देती थी, और यहां से कूद के इसी पे आके गिरता था और यहां स्लोप मिल जाता था, उतर जाता। ये प्राकृतिक रैंप है। गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है चलो जोर से, और जब ये पूरी स्पीड से चलती है और यहां आती है तो मालूम चला कि रैंप खत्म, अब ये खुद ही उड़ के इधर चली जाती है। और जब उड़ के उधर जाने लगती है तो पछुआपन इनको और पीछे से ढकेल देता है कि चलो चलो हम भी तो उधर ही चल रहे हैं। तो पूरे पानी की गल्फ स्ट्रीम को खींच के लेके चले जाते। तो एक लाइन बेटा लिख लो, स्थलों की भौगोलिक बनावट समुद्री धाराओं के प्रवाह को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। एक उदाहरण बेटा लिखवाएंगे ताकि आपके दिमाग में रहे। क्लियर है बेटा? लिखें, दक्षिणी अटलांटिक की विशुद्धि धारा, दक्षिणी अटलांटिक की विशुद्धि धारा ब्राजील के साओ रॉक, जगह का नाम है, ब्राजील के साओ रॉक
केप से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में विभाजित होती है, जो गल्फ स्ट्रीम के निर्माण का बहुत बड़ा कारण बनती है, जो गल्फ स्ट्रीम के निर्माण का बहुत बड़ा कारण बनती है। क्लियर हुआ बेटा? जो गल्फ स्ट्रीम के निर्माण का बहुत बड़ा जो गल्फ, तो मुझे लगता है कि सारे फैक्टर से थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने बात कर लिया। क्लियर है बेटा? कल आपको अपने हाथ का बनाया हुआ स्केच दूंगा समुद्री धारा पे, कल नहीं मतलब जब लेक्चर आएगा तब, और कुछ और बात करनी है बेटा, अभी तो शुरुआत है। भूगोल के आनंद वाला इलाका तो अब शुरू हुआ है, और भूगोल पढ़ने वाला इलाका तो अब शुरू। बड़ी मजेदार स्थिति है कि ज्योग्राफी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आनंद बढ़ता जाएगा, गंभीरता बढ़ती जाएगी। अब भूगोल अपने गंभीर इलाकों की ओर बढ़ रहा है। बड़ा तारा छोटा तारा ये नौटंकी अब नहीं है ना? अब भूगोल समझना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो आज यहीं तक बेटा, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू।